नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एनसीबी की एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने सेशंस कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 20 में से केवल 14 को ही आरोपी बनाया गया। आर्यन खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की बात कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। आर्यन खान को राहत मिलने के 7 कारण हैं। पहला, सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी नहीं की गई। दूसरा, आर्यन खान का फोन जब्त करने में चूक हुई। तीसरा, व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपराधिक नहीं मिला। चौथा, ड्रग्स का सेवन साबित करने के लिए मेडिकल जांच नहीं कराई गई। पांचवा, एक गवाह पलट गया, एसआईटी से कहा कि कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए गए। छठा, 2 गवाहों ने एसआईटी से कहा कि वो मौके पर नहीं थे। और 7वां कारण यह है कि सभी आरोपी एक साथ कर दिए गए। आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान से इस बारे में बात की। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। मेरे साथ इस समय एनसीबी के चीफ एसएन प्रधान सर हैं। सर, जो चार्जशीट पेश कर दी है उसमें कितने लोगों के नाम हैं और किसका नाम नहीं है? 20 लोगों के खिलाफ अनुसंधान चल रहा था। इसमें से 14 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई है और 6 लोगों पर चार्जशीट दायर नहीं की गई। सर, इसमें जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं, उनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उनका नाम क्यों नहीं है? क्या कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ? क्या वजह है? देखिए, व्यक्ति विशेष पर मैं नहीं जाता। ये एक रेगुलर केस है एनसीबी के लिए, और अगर कोई नाम चीन लोग नहीं होते तो शायद आप लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। लेकिन ये स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि जिनके खिलाफ सबूत पुख्ता मिले, फिजिकल एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कॉरोबोरेट फिजिकली हो सकते हो, उनके खिलाफ ही चार्जशीट हुई है। और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए आज तक के डेट, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आपने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है? मैं पुनः बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आपके सामने पब्लिक डोमेन पर है कि किन पर चार्जशीट हुआ है, किन पर नहीं हुआ। सर, क्या इस मामले में आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेंगे आगे? किसी भी कांड में अगर नया एविडेंस आता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी गुंजाइश रहती है। सर, शुरू में कहा गया कि इस पूरे सिंडिकेट के तार इंटरनेशनल हैं, अंतर्राष्ट्रीय जुड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी तक जो चार्जशीट के दिन तक तो ऐसी बात सामने नहीं आई है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात आई है, लेकिन व्हाट्सएप चैट पर केवल आधारित करके ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये इन्वेस्टिगेशन के परिपक्वता के लिए ठीक नहीं है। तो अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना है तो केवल व्हाट्सएप चैट से नहीं हो सकता। व्हाट्सएप चैट का कॉरोबोरेशन भी होना चाहिए, जो नहीं हो पाया। क्या शाहरुख खान से भी आपने पूछताछ की इस पूरे केस में? कांड अपनी जगह पर है, विजिलेंस केस अपनी जगह पर है। जिसको जहां जो कनेक्टेड था जिस मामले के साथ, उनसे पूछताछ की गई। सर, इस केस की जो पहली जांच टीम थी, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि जांच उन्होंने ठीक से नहीं की, क्या आप मानते हैं कि जांच में खामियां हुई शुरुआत में? जांच में खामियां नहीं होती तो एसआईटी टेक ओवर करता ही नहीं। सर, इस केस के जो पुराने आईओ हैं समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ भी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। उसको लेकर अब तक क्या जांच की आपने और कहां तक वो जांच पहुंची है? वो जांच अंतिम चरण में है। आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल ये है एसएन प्रधान, एनसीबी के डीजी का कहना यह है कि जो आर्यन खान हैं उनका नाम चार्जशीट में नहीं है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। दूसरा, उनके जो पिता आर्यन खान हैं, उनको लेकर जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किससे पूछताछ हुई है, किससे नहीं हुई है, इस बारे में फिलहाल कहना ठीक नहीं होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीना भट्ट की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीना भट्ट की हत्या की थी। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। घाटी में कई आतंकवादी हमलों के बाद एक इनकाउंटर। एक टीवी कलाकार अमरीना भट्ट की हत्या के एक दिन बाद पुलिस का कहना है कि 40 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा में 2 आतंकवादी मारे गए जो कलाकार की हत्या में शरीक थे। श्रीनगर के सोरा इलाके में भी 2 आतंकवादी मारे गए
जहां कुछ दिन पहले एक सिपाही सैफुल्ला कादरी की हत्या कर दी गई थी और उस हमले में उसकी बेटी भी जख्मी हुई थी। हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। लेकिन पुलिस ने अमरीना की हत्या के पीछे की वजह नहीं बताई है। अमरीना डांस और संगीत के वीडियो बनाती थी। उसके पिता खाजिर मोहम्मद का कहना है कि ये उसका काम था। अगर आतंकवादी उससे ऐसा ना करने के लिए कहते तो वो बंद कर देती। लेकिन सबसे दुखद बात ये सामने आई है कि आतंकवादी बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं। सैफुल्ला कादरी की 7 साल की बेटी और अमरीना के 10 साल के भतीजे को निशाना बनाया गया। दोनों अभी जख्मी हैं। 10 साल का बच्चा बताता है कि किस तरह से आतंकवादी खुद को शादी पार्टी के लिए वीडियो निर्माता बताकर आए। उन्होंने बोला अपनी मौसी को बुलाओ। मैंने जब बुलाया तो वो आई। उन्होंने बोला उसे बड़गाम में प्रोग्राम है, वो आ गई। फिर मेरी मौसी, उन्होंने बोला, मेरी मौसी ने बोला उनको आप कौन हो। उन्होंने उसी वक्त गन निकाला और फायरिंग की। उसके बाद मुझे पता नहीं है। तो आपको कैसे लगी? पता नहीं मुझे कैसे लगी। तो मेरा बेटा 10 साल का, वो भी निकला उसके साथ। तो उन्होंने फायर किया। 2 दिन जो था ना, इसको उसको छुकी नहीं थी, गाँव पास में गोली छुकी नहीं थी। तो सरासरी तो जुल्म की बात है, तो ना इंसाफी। पुलिस का कहना है कि अमरीना भट्ट के कत्ल होने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर ही उसके कातिलों को इनकाउंटर के दौरान मार दिया गया। पिछले 3 दिनों में 10 मिलिटेंटों को मार दिया गया है, जो पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस की तरफ से मिलिटेंसी के खिलाफ एक बड़ा अभियान था। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे टारगेट अटैक बंद होंगे? क्या बेगुनाहों का कत्ल होना बंद हो जाएगा? श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खेल मंत्री अशोक चांदा ने ट्वीट करके लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उनके इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाल ही में चांदना को एक बड़ा कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई है। हो सकता है कि वो इससे परेशान हो। नहीं, मुझे लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का। उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे। ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, तो देख लेंगे उनके। उधर अशोक चांदना के ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने रीट्वीट करके चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू। चांदना की नाराजगी ऐसे समय आई है जब राज्यसभा चुनाव सिर पर हैं और गुर्जर समुदाय नुमाइंदगी की मांग कर रहा है। राज्य में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव है। इनमें से कांग्रेस को 2 और 1 बीजेपी को मिलनी तय है। बीजेपी चौथी सीट पर दांव आजमाने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन सहयोगी दल की नाक के बाद उसे मुश्किल आई है। हालांकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस तरह की नाराजगी उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता गणेश घोगरा भी राज्य की नौकरशाही पर आरोप लगाकर इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। राज्यसभा की तस्वीर पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर चौथी सीट का दांव है और 1 सीट के लिए जीतने के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है। चौथी सीट के लिए कांग्रेस को 15 जबकि बीजेपी को 13 विधायक चाहिए। छोटी पार्टियां और निर्दलीयों की इसमें भूमिका अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि यह उत्सव महज टेक्नोलॉजी का नहीं, भारत के आने वाले वक्त का उत्सव है। साथ ही युवाओं से आह्वान भी किया कि ड्रोन के स्टार्टअप्स को लेकर
वे आगे आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स को भी आमंत्रित किया। ये है हवा में उड़ने वाली टैक्सी, एयर टैक्सी। छत से छत तक उड़ान और लैंडिंग इसके जरिए मुमकिन है। आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। फिलहाल हम उस ड्रोन टैक्सी या एयर टैक्सी में हैं जो एक आदमी को लेकर उड़ान भर सकती है, और इसमें एक पायलट होगा और एक मुसाफिर होगा जो सीट यहाँ पे है। 200 किलोमीटर तक एक बार ये चार्ज होने पे जा सकता है, इंट्रासिटी या इंटरसिटी, शहर के भीतर या एक शहर से दूसरे शहर तक। खेती की चिंता हो या दुर्गम जगहों पर वैक्सीन पहुंचाने की चुनौती, निगरानी से लेकर सुरक्षा और लैंड मैपिंग के जरिए जमीन के विवाद को सुलझाने जैसे मामले सब में ड्रोन सक्षम है। हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। फिलहाल देश में डीजीसीए से मंजूरी शुदा 23 ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल हैं, जहां से 150 पायलटों ने प्रशिक्षण लिया है। देश में 270 ड्रोन स्टार्टअप हैं जो अलग अलग तरह के ड्रोन बना रहे हैं। 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 15,000 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस आसमानी उड़ान से कोशिश जमीनी हालात बदलने की है। ड्रोन से दूरियां घट रही हैं, तकलीफ मिट रही है, घंटों की मुश्किलें मशक्कत मिनटों में सिमट रही हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।